साथियों नमस्कार, मैं महावीर कुमार नायक, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। आज मैं कक्षा 9 का जो अर्धवार्षिक पेपर है उसका हल बताऊंगा। तो उसमें जो सबसे पहले अपन देखते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। इसमें आंसर भी दे रखे हैं, सीधे मैंने लिख रखे हैं, उसी के आधार पर अपन बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में मान क्या होगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में मान हो जाएगा 298 केल्विन, क्योंकि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ेंगे, तो मान आ जाएगा 298 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठोस, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पानी बर्फ के रूप में होता है, तो वो अवस्था कैसी होगी, ठोस। क्वेश्चन नंबर 3 इमल्सन का उदाहरण है। तो इमल्सन का उदाहरण इनमें जो ऑप्शन नंबर बी है दूध सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या है। तो ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान -183 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 HNO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं HNO3 में, 3। कितने, 3। क्वेश्चन नंबर 6 बहुपरमाणुक सल्फेट आयन का संकेत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा SO4-2। क्वेश्चन नंबर 7 सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 281। प्रश्न संख्या 8 कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी वो है 20। क्वेश्चन नंबर 9 कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तो डीएनए के जो क्रियात्मक खंड है उसको जीन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, ये मैंने रिक्त स्थान भर रखे हैं ऑलरेडी, तो एक बार देख लेना। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को बताना है, ये रिक्त स्थान छोड़ रखा था मैंने भर दिया। अमीबा एक कोशिकीय जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फ्लोएम में चालनी नलिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 15 स्थिति में परिवर्तन एक गति है। क्वेश्चन नंबर 16 किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है, तो इसमें जो त्वरण अपने को भरना है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताओ। तो इसका उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, अगरबत्ती का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक की परिभाषा यह है, यौगिक वह पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो
तो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, इसके कारण बताओ। तो इसका कारण जो है, पहला है लोहे का आकार एवं आयतन निश्चित होता है तथा घनत्व बहुत अधिक होता है। दूसरा है कमरे का तापमान लोहे के क्वथनांक से कम होता है, इस वजह से जो है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हो जाएगी किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। तो समप्रासरी विलयन की परिभाषा हो जाएगी जिन विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है उन्हें समप्रासरी विलयन कहते हैं। समप्रासरी विलयन के कारण कोशिका न तो सिकुड़ती है और ना ही फूलती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वेग किसे कहते हैं। तो वेग का आंसर हो जाएगा विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 गुरुत्वीय त्वरण का मान बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर वर्ग सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गलनांक को परिभाषित करो। गलनांक को परिभाषित करो। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 टिंचर आयोडीन में विलय कौन है। तो गलनांक के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं टिंचर आयोडीन में विलय कौन है। तो जो टिंचर आयोडीन है उसमें विलय आयोडीन है और विलायक एथेनॉल व जल है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखो। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों के अपने को नाम बताने हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर 18 समस्थानिकों के 3 उपयोग लिखो। तो समस्थानिकों के 3 उपयोग अपन देखते हैं। पहला है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा गेंगा या गलगंड रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा उपयोग है इसका कार्बन के समस्थानिकों का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 चाल व वेग में अंतर बताओ। तो चाल और वेग में ये अंतर है। पहला है चाल, यह किसी भी दिशा में इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी होती है, जबकि वेग यह एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी है। दूसरा चाल यह एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट यह सदा धनात्मक होती है, यानी कि चाल धनात्मक होती है, जबकि वेग धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गति का तीसरा समीकरण लिखो। तो गति का ये तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बरोबर u स्क्वायर प्लस 2s। यहां पे u का मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग, v का मतलब है वस्तु का अंतिम वेग, s बराबर है वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी और a है वस्तु में उत्पन्न त्वरण। क्वेश्चन नंबर 31 दाब किसे
कहते हैं? तो दाब की परिभाषा, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र हो जाता है प्रणोद बटेवा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? तो अपने को द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है। तो यहां पे देखते हैं, पहला, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि द्रव्यमान, ये उल्टा लिख दिया है ना, ये इधर उल्टा उल्टा हो गया। तो द्रव्यमान वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तीसरा पॉइंट है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। चौथा पॉइंट, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और भार को किलोग्राम भार या न्यूटन में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करो। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का अपने को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 14, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो 1 + 14 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो 16 × 3 हो जाएंगे। तो नाइट्रिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 63 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इनके सूत्र लिख रहे हैं। पहला है एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम सल्फाइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, यह है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र। दूसरा है सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2S। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि बोर की अवधारणा लिखो या बोर की अवधारणा बताओ। तो बोर ने क्या बताया? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोष एक निश्चित ऊर्जा युक्त होता है। इन कोषों या कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 या KLMN आदि द्वारा दर्शाया जाता है। यही बोर की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर अब 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो उत्प्लावकता, प्रत्येक द्रव का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबोए जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है, उत्प्लावकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वेग में परिवर्तन की दर को समझाओ। तो वेग में परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको जो स्मॉल a से लिखते हैं। त्वरण का जो सूत्र है वेग में परिवर्तन बटेवा वेग में परिवर्तन में लगा समय। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक
मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि यह वेग की विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हो जाएगी वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसके उदाहरण है एक चीनी मिट्टी की प्याली में थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का चूर्ण लेते हैं। अब एक कीप को उल्टा करके इसे प्याली पर रख देते हैं। कीप के पतले सिरे को रुई का टुकड़ा लगाकर बंद कर देते हैं तथा प्याली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात कपूर या अमोनियम क्लोराइड बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में बदल जाता है और वाष्प कीप के पतले सिरे की तरफ ठंडी होकर पुनः ठोस में बदल जाती हैं। तो ये एक क्रियाकलाप का चित्र बना रखा है जिसमें ये बर्नर है और ये कीप है, यहाँ पे रुई लगा रखी है और यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड भर रखा है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये जो है ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था में बदल जाता है और ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये वाष्प बनकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 40, न्यूरॉन का नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 में मिश्रण व यौगिक में अंतर स्पष्ट करो। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर देखते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है, जबकि दो या दो से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से नए यौगिक बनते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि इसमें नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये पादप कोशिका का एक चित्र है। ये चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका है, लाइसोसोम, खुरदरी अंत्यप्रदेवी जालिका, ये हरित लवक है और ये केंद्रक, गोल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं और राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये हरित लवक पादप कोशिका की विशेषता है, ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं मिलता और इसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और ये जो तरल पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य। अब क्वेश्चन नंबर 42, न्यूरॉन का नामांकित चित्र। तो ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का चित्र है, जिसमें ये बीच वाला हिस्सा केंद्रक, ध्रुमिका, कोशिका काय, ये तंत्रिकाक्ष और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये चित्र। अब क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कोलाइड के गुणधर्म बताओ। तो इनमें पहला गुणधर्म है यह एक विसमांगी मिश्रण है, इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आंखों से देखना संभव नहीं है। तीसरा, इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये प्रकाश किरणों को फैलाकर उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। चौथा पॉइंट,
इनको शांत छोड़ देने पर ये कण तल पर नहीं बैठते हैं। इन्हें छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, जटिल स्थायी ऊतक की विस्तार से व्याख्या करो और चित्र भी बनाओ। तो जटिल स्थायी ऊतक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतक हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक या वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो जटिल ऊतक के अंदर अपन जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। पौधों में पाए जाने वाले जटिल ऊतक, पहला है जाइलम। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं ट्रेकिड यानी कि वाहिका, वाहिनिका और वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकांश मृत होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ये जाइलम है, ये जाइलम का भाग ट्रेकिड, वाहिका और जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम, फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर या रेशे। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये फ्लोएम का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 44, 44 का अथवा वाला क्वेश्चन है। चित्रों की सहायता से संयोजी ऊतक की विस्तार से व्याख्या करो। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इस ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती है। यह आधात्री या मैट्रिक्स जेली के समान तरल, कठोर तथा सघन होता है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है और इसके प्रकार देखते हैं तो एरियोलर संयोजी ऊतक, त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच रुधिर नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। दूसरा है वसामय ऊतक। यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है एवं वसा के संग्रह का कार्य करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। यह वसा संग्रहित होने के कारण उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। तीसरा रुधिर। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। रुधिर गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। अस्थि, तो मतलब बिंदु है अस्थि। अस्थि एक कंकाल संयोजी ऊतक है। यह पंजर का निर्माण करता है तथा शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। मांसपेशियों को सहारा देता है एवं शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। ये एरियोलर ऊतक का चित्र है।
क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पहला है ए, संवेग संरक्षण का नियम लिखो। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब तक किसी पिंड पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक उसका संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, यानी संवेग को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका जो है बी वाला कहता है 2 kg के पिस्टन से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करो। तो यहाँ पे जो पिस्टल है उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम है। 20 ग्राम को अपन केजी में बदलते हैं तो 0.020 केजी, और गोली का वेग कितना है? 150 मीटर प्रति सेकंड। यदि पिस्टल का पीछे की ओर वेग v हो तो समीकरण mv प्लस स्मॉल m v बराबर 0 से देखते हैं, तो पिस्टल का वेग v बराबर माइनस mv बटेवा कैपिटल M। तो यहां पे अपन मान रख देते हैं, तो ये मान है गोली का द्रव्यमान और ये है इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड, और ये है अपने पिस्टल का द्रव्यमान 2 kg। तो कैलकुलेशन करने पर माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकंड मान प्राप्त होता है। यहां जो ये ऋणात्मक चिन्ह है यह संकेत देता है कि पिस्टल गोली के वेग की विपरीत दिशा में प्रतिक्षेपित होगा। अब इसका एक अथवा वाला क्वेश्चन है। पहला, संतुलित व असंतुलित बल को विस्तार से बताना है। तो अपन इसमें भी संतुलित बल के बारे में देखते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, जब एक वस्तु पर आरोपित सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर आरोपित कुल बलों को संतुलित बल कहते हैं। यह बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो संतुलित बल उसे गति प्रदान नहीं कर सकता। यह बल वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। अब है असंतुलित बल, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी बल यदि शून्य नहीं हो तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। यह बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है हो तो असंतुलित बल उसे गति प्रदान कर सकता है। चलो, आज जो 45वें क्वेश्चन में अथवा का बी वाला, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो अपने को घर्षण बल ज्ञात करना है। तो ये जो बक्सा है इस पे अपन बात करें, क्योंकि बक्सा नियत वेग से चल रहा है इसलिए उस पर परिणामी बल शून्य है, अर्थात हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल संतुलित कर रहा है। अतः बक्से पर लगने वाला बल 200 न्यूटन का होगा, अर्थात घर्षण बल 200 न्यूटन होगा। धन्यवाद।